जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार से। सेकंड क्लास है आज ये वन दरोगा की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और बहुत ही जल्द जो है इसकी कट ऑफ जारी होने वाली है। बहुत ही अच्छी खबर आई है, एक दो दिन में इसकी कट ऑफ आ जाएगी। फिर आपको जो है अच्छे से यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत करनी है, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। ठीक है, तो आपका जो डाउट था कि कितने नंबर वाले इसमें सिलेक्ट होंगे, नंबर वाले कट ऑफ जाएगी, वो सारा कन्फ्यूज़न है एक दो दिन में दूर होने वाला है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको बहुत ही लग जाना है इस एग्ज़ाम के लिए। तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था, इंट्रोडक्शन क्लास थी हमारी, और लास्ट क्लास में हमने इकोलॉजी के बारे में बात की थी। इकोलॉजी क्या होती है, तो हमने आपको बताया कि इकोलॉजी जो है क्या है कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब उसके फिजिकल एनवायरनमेंट से जोड़ के और उसके बाद उसका हम अध्ययन करते हैं, तो इसी को हम इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा का एक ये शब्द है। जो टर्म है इकोलॉजी, ये किसने दिया था, तो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। इस तरह के जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से बनते हैं। ठीक है, फिर है कि फादर ऑफ इकोलॉजी। देखिए, फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट। फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कौन है, यूजीन एडम। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है, रामदेव मिश्रा। और मदर ऑफ इकोलॉजी कौन है, एला रिचार्ड। मदर ऑफ इकोलॉजी भी हैं, ये ध्यान रखना है, इन्होंने ह्यूमन इकोलॉजी के ऊपर अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। ये आपको कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात कर रहे हैं, अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम क्या होगा, इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम पहुंचने से पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि इकोसिस्टम जो है क्या है। तो इकोसिस्टम जो है वो आप देखोगे कि एक कम्युनिटी यानी ऑर्गेनिज्म है, उनकी कम्युनिटी और उनका जो वातावरण है उसी से इकोसिस्टम बनता है। इकोसिस्टम से ही बनते हैं बायोम, और बायोम से ही बनता है बायोस्फीयर। डिटेल में आपको लास्ट क्लास में समझाया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों बायोस्फीयर की। बायोस्फीयर को जब हम समझ लेंगे उसके बाद फिर हम इकोसिस्टम पर आएंगे कि इकोसिस्टम एक्चुअली में क्या होता है, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोस्फीयर क्या होता है, क्योंकि जब हम बायोस्फीयर अच्छे से समझेंगे तो उसके बाद जो है हम ये समझ पाएंगे इकोसिस्टम क्या होता है। ठीक है, चलिए बायोस्फीयर की बात करते हैं। और बायोस्फीयर में यहाँ पर अगर देखा जाए, बायोस्फीयर में देखेंगे बहुत ही सिंपल सा है। ऐसे अज्यूम करते हैं कि भाई यहाँ पर मान लो ऐसे माउंटेन बने हुए, प्लांट्स हैं, यहाँ है, प्लांट्स हैं, इस तरह से ह्यूमन बींग्स हैं। इसके बाद फिर ये कोई जो है वो वाटर बॉडी है, वाटर का एरिया हो गया, कोई वाटर बॉडी हो गया, ये हो गया एटमॉस्फेयर, ये हो गया एटमॉस्फेयर। ठीक है, वन बाई वन सबके यहाँ पे मेंशन करते हैं। इसको कहते हैं वायुमंडल, इसको कहते हैं जलमंडल, इसको कहते हैं जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, अब देखो सिंपल सा है कि जहां पर वाटर है, जहां पर जल है उसे कहेंगे जलमंडल, जहां पर स्थल है, लैंड है, उसे कहेंगे स्थलमंडल, जहां पर वायु है उसे कहेंगे वायुमंडल। ठीक है, एटमॉस्फेयर। तो फिर बात करते हैं बायोस्फीयर के बारे में। व्हाट इज बायोस्फीयर, व्हाट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर फिर क्या होगा, जैव मंडल क्या होगा। तो नाम से ही देखो पता चलेगा आपको, जैव मंडल फिर क्या होगा। तो जहां वायु है वो वायुमंडल, जहां जल है वो जल मंडल, जहां स्थल है वो स्थल मंडल। तो जहां जीव है वो क्या हो गया, जैव मंडल। जहां जीव है वो क्या हो गया, जैव मंडल। जहां ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो गया, वो हो गया जैव मंडल। क्या हो गया, जैव मंडल हो गया वो। ठीक है,
अब जीव जो है वो कौन कौन से, तो जीव में क्या होंगे, जीव में या तो प्लांट होंगे या तो एनिमल। प्लांट को क्या बोलते हैं, फ्लोरा। एनिमल को क्या बोलते हैं, फौना। फ्लोरा और फौना जहां पाए जाएंगे उसे हम कहेंगे जैव मंडल। उसे हम क्या कहेंगे, जैव मंडल। तो ये जो बायोस्फीयर है ये वायुमंडल से मिलकर बनेगा, ये स्थल मंडल से मिलकर बनेगा, ये जल मंडल से मिलकर बनेगा। यानी बायोस्फीयर के अंदर वायुमंडल भी आता है, इसके अंदर स्थल मंडल भी आता है और इसके अंदर जल मंडल भी आता है। तो इन तीनों को कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं, इन तीनों को कंबाइंड रूप से कहते हैं बायोस्फीयर। स्थल मंडल है, यहाँ पर भी जीव हैं, यहाँ पर भी प्लांट्स एनिमल होंगे, जल के अंदर ओशियन है, ठीक है, इसके अलावा सी है, रिवर है, इनमें भी क्या होंगे, इनमें भी जीव होंगे, इनमें भी शैवाल्स, मछलियां ये सब होंगी, और वायुमंडल में भी जीव होंगे, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह हो गए, ये सब वायुमंडल में भी होते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि बायोस्फीयर जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे बायोस्फीयर, ठीक है। उसे दोस्तों क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा बायोस्फीयर। बात क्लियर है यहां तक। तो बायोस्फीयर जो है वो हम पूरी पृथ्वी को भी मान सकते हैं कि पूरी पृथ्वी एज अ होल एक बायोस्फीयर का रूप लेती है। अब यहां पर आप देखोगे कि जैसे जब पूरी पृथ्वी को एक बायोस्फीयर अगर हम कंसीडर करते हैं, मान लो भाई पूरी पृथ्वी है, ये यहाँ पे बनाते हैं, ये अर्थ हो गई, ये अर्थ हो गई। अब जो अर्थ है ये क्या है, ये पूरी अर्थ को हमने क्या मान लिया, पूरी अर्थ को हमने मान लिया बायोस्फीयर मान लिया हमने। पूरी अर्थ जो है वो एक बायोस्फीयर है हमारा। अब इस बायोस्फीयर में देखेंगे, एक सेकेंड, ये जो अर्थ है इसको हमने बायोस्फीयर मान लिया। अब क्या होगा कि इस अर्थ को हम कई छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कई छोटे छोटे पार्ट्स में हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। मान लो हमने इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब वो छोटे छोटे पार्ट्स का मतलब क्या है कि कहीं पर मान लो, कहीं पर क्या है वन, कहीं पे वन है, कहीं पर क्या है, कहीं पर है घास, कहीं पर क्या है, कहीं पर है तालाब, ठीक है, कहीं पर क्या है, कहीं पर है मरुस्थल, कहीं पर क्या है महासागर, ऐसे ऐसा होगा। तो ये सब पूरा बायोस्फीयर है, पूरा क्या है, बायोस्फीयर है। तो बायोस्फीयर के छोटे छोटे पार्ट को ही कहते हैं इकोसिस्टम। जहां वन है उसे कहेंगे वन पारितंत्र, जहां मरुस्थल है उसे कहेंगे मरुस्थलीय पारितंत्र, जहां महासागर है उसे कहेंगे महासागरीय पारितंत्र, ये हो गया घास पारितंत्र, ये हो गया तालाब पारितंत्र, इस तरह से। यानी जहां भी फ्लोरा और फौना एग्जिस्ट करते हैं बायोस्फीयर कहलाता है वो। और बायोस्फीयर के सेम प्रॉपर्टी वाले ऐसे पर्टिकुलर एरिया को क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। समझे कि नहीं। तो पारितंत्र जो है एक्चुअली में क्या होता है, वो बायोस्फीयर का ही एक छोटी सी यूनिट होती है। एक छोटी यूनिट बायोस्फीयर की, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम पारितंत्र। बहुत ही आसान है समझना, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। पारितंत्र के एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं यहाँ से, तो पारितंत्र को समझ लेना है। पारितंत्र क्या है, बायोस्फीयर की एक छोटी यूनिट, जिसे हम क्या बोलेंगे, पारितंत्र बोलेंगे। क्योंकि बायोस्फीयर को, पूरे बायोस्फीयर को, पृथ्वी को स्टडी करना, समझना इतना आसान नहीं है, तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स में समझेंगे। जहां पर एक जैसी विशेषताएं होंगी उसे हम एक पारितंत्र बोलेंगे। जैसे घास है तो वहां पर घास के प्रकार के जीव मिलेंगे, वहां पर टिड्डे, वहां पर मेढक, वहां पर सांप, इस तरह के जीव मिलेंगे। तो ऐसी विशेषताओं वाले स्थान को हम लोग पारितंत्र बोलेंगे कि भाई ये घास पारितंत्र है। यहीं पे वन में जाएंगे तो वन में अलग जीव मिलेंगे, वन में बड़े बड़े जानवर मिलेंगे, वन में हिरन है, जिराफ है, जेबरा है, उसको खाने वाले शेर, चीता, बाघ हैं, तो हम कहेंगे कि भाई देखो ये वन पारितंत्र। वहीं तालाब की बात करेंगे तो तालाब में एल्गी, शैवाल हैं, कीट हैं, मछलियां हैं, तो कहेंगे कि देखो ये अलग पारितंत्र। इस तरह से सबकी अलग अलग स्टडी की जाती है।
सबका अलग अलग अध्ययन किया जाता है, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती हैं, और इन सबको पारितंत्र कहते हैं। ये सब क्या है? तो ये सब मिलकर ही क्या बनाते हैं? ये सब मिलकर ही बायोस्फीयर बनाते हैं। ठीक है, ये सब मिलकर क्या बनाएंगे? बायोस्फीयर बनाएंगे। ठीक, तो अब बात की जाए व्हाट इज इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम? तो पारितंत्र क्या है? क्या है पारितंत्र? क्या है पारितंत्र? ठीक है, पारितंत्र क्या है? तो हम कहेंगे इसमें इट इज अ पार्ट ऑफ बायोस्फीयर, इट इज अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ बायोस्फीयर। ठीक है, ये बायोस्फीयर का क्या है? एक पर्टिकुलर एरिया या रीजन, पर्टिकुलर एरिया ऑफ बायोस्फीयर। ये बायोस्फीयर का एक विशेष क्षेत्र है जहां जहां क्या करते हैं? जहां बायोटिक एंड अबायोटिक, जहां बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स की स्टडी की जाती है। ठीक है, एक ऐसा क्षेत्र जहां जैविक और अजैविक घटकों के इंटर रिलेशन की स्टडी करते हैं, उसी को कहते हैं इकोसिस्टम। क्या कहते हैं? उसी को इकोसिस्टम कहते हैं। तो जहां पर जहां जैविक और ऐसे अजैविक, जहां जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसी को कहा जाता है इकोसिस्टम। उसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं इकोसिस्टम। यहां तक क्लियर है? बताओ। ठीक है, अब फिर इससे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे जो वर्ड है, जो इकोसिस्टम, ये जो वर्ड है ये किसने दिया था? ये जो टर्म है इकोसिस्टम, ये किसने दिया था? तो याद रखेंगे, इकोसिस्टम वर्ड दिया था ए जी टांसले ने दिया था इकोसिस्टम वर्ड। अर्नेस्ट हैकल ने दिया था इकोलॉजी वर्ड। ठीक है, ध्यान रखना है, ए जी टांसले इकोसिस्टम वर्ड इन्होंने दिया था। और इकोसिस्टम क्या होता है? अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ बायोस्फीयर इन विच वी स्टडी द इंटर रिलेशन बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट या विद देयर अबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, सिंपल सा है, बहुत ही आसान सा है, आपको समझ लेना है। ठीक है, अब इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा सा हम और इसमें डिटेल में आगे बढ़ते हैं, क्या है इकोसिस्टम में, कौन कौन सी बातें हैं। तो हम एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। मान लो हमने एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम का एग्जांपल लिया। हम एक जंगल में गए तो हमने देखा कि जंगल में क्या है? तो जंगल में पेड़ है। पेड़ को खाने वाली बकरी जंगल में मिलेगी, घरों में भी मिलती है। बकरी को खाने वाला चिड़िया को खाने वाला बाघ, ये हमने। इसके अलावा अगर देखेंगे तो इसके अलावा इसके आसपास का जो बायोटिक कंपोनेंट है, एनवायरनमेंट, वो भी इसमें होगा। क्या होगा? तो यहाँ पे देखेंगे टेम्परेचर कितना है, यहाँ की मृदा कैसी है, यहाँ की आर्द्रता कैसी है, यहाँ पर पानी उपलब्धता कैसी है। ठीक है, यहाँ पर वायु कैसी है, ठंडी है, गर्म है, इस तरह से। ठीक है, इसके अलावा और क्या? इस सूर्य से क्या आ रही है? सूर्य से सनलाइट आ रही है,
लाइट किससे आ रही है? तो ये आ रही है सन से। सन हो गया, सन। सन से क्या आ रही है? सनलाइट आ रही है। ठीक है, बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से इस फिगर को समझना है। सारी प्रॉपर्टी इसी फिगर में छुपी हुई है और हर एक लाइन से एक क्वेश्चन बनने वाला है आपके एग्जाम में। ध्यान से देखना इसको। पहला जो क्वेश्चन है पारीतंत्र का, अगर हम फीचर की बात करेंगे, फीचर्स ऑफ इकोसिस्टम, पहला क्वेश्चन है कि पारीतंत्र में कितने कंपोनेंट होते हैं? तो पारीतंत्र में कितने कंपोनेंट हैं? तो जरा ध्यान से देखो, तो जरा ध्यान से देखेंगे तो ये जो कंपोनेंट हैं, ये सब कैसे कंपोनेंट कहलाते हैं? इन्हें कहते हैं जैविक। पारीतंत्र के ये कैसे घटक है? जैविक या बायोटिक। तो पारीतंत्र के ये जैविक कंपोनेंट हैं। ये कंपोनेंट कैसे हैं? ये पारीतंत्र के कैसे अजैविक कंपोनेंट हैं। ये पारीतंत्र के अबायोटिक कंपोनेंट हैं, अजैविक कंपोनेंट हैं ये। पारीतंत्र कितने घटकों से मिलकर बनता है? आंसर होगा कि सर 2 घटकों से मिलकर बनता है। कौन कौन से सर? तो बायोटिक और अबायोटिक, जैविक और अजैविक 2 घटकों से मिलकर बनेगा अपना इकोसिस्टम। पहली प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई? कि पारीतंत्र 2 घटकों से मिलकर बनेगा, जैविक और अजैविक। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से, कि सनलाइट से एनर्जी आ रही है और पौधे क्या कर रहे हैं? पौधे एक प्रोसेस करते हैं। पौधे क्या करते हैं? पौधे करते हैं फोटोसिंथेसिस। यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, पौधे करते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, पौधे क्या कर रहे हैं? प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं। यहां से एनर्जी बनती है, प्रकाश संश्लेषण से एनर्जी बनती है। उस एनर्जी को बकरी कंज्यूम करती है, बकरी से वो एनर्जी भेड़िया में ट्रांसफर होती है, भेड़िया से वो एनर्जी बाघ में ट्रांसफर होती है। क्वेश्चन पूछते हैं, पारीतंत्र में एनर्जी का मेन सोर्स क्या है? तो पारीतंत्र में एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो सन है भाई। तो जो भी एनर्जी फ्लो हो रही है एक्चुअली में वो है किसकी? वो कहां से आ रही है? वो सन से आ रही है। ठीक है, तो पारीतंत्र में ऊर्जा का मेन सोर्स सन होता है, सूर्य होता है। ये आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम? दैट इज, आंसर क्या होगा? आंसर होगा सन या सूर्य। तो सूर्य जो है वो यहां पर मेन सोर्स का काम करता है। अगला क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि मान लो पौधे ने फोटोसिंथेसिस किया और इसने 200 यूनिट एनर्जी का निर्माण किया। अब जब बकरी इस पेड़ को खाने आती है तो 10% ही ट्रांसफर होता है। कहोगे सर ये क्या है? ये क्या बता रहे हो 10% ट्रांसफर होता है? जी हाँ, ये इकोसिस्टम का 10% एनर्जी का रूल है। ठीक है, क्या है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसको समझेंगे, आगे पढ़ेंगे इसमें। अभी के लिए बस इतना समझेंगे कि 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होती है, मैक्सिमम 10% ट्रांसफर होती है। एक्चुअली में देखा जाए तो 10% भी ट्रांसफर नहीं होती है, 10% से कम होती है। लेकिन एक रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम मानते हैं, ऑप्टिमम कंडीशन मानते हैं, तो ऑप्टिमम कंडीशन पे कितनी? मैक्सिमम 10% ट्रांसफर होगी। और प्लांट के पास अगर 200 यूनिट एनर्जी है, 200 का 10% अगर हम निकालेंगे, ये आ जाएगा 20 यूनिट। बकरी के पास 20 यूनिट एनर्जी आ गई। अब अगर भेड़िया इस बकरी को खाएगा तो 10% ट्रांसफर होगी, यानी भेड़िया के पास 2 यूनिट एनर्जी आएगी। जब बाघ भेड़िया को खाएगा तो एनर्जी 0.2 यूनिट आ जाएगी बाघ के पास। इस तरह से ये चलता है। क्या, अब ध्यान से, बहुत ही नेचुरल है, देखो नेचर है ये। क्या भेड़िया को बकरी खा सकती है? नहीं। क्या पेड़ जो है वो बकरी या भेड़िया को खा सकता है? नहीं। तो हम इसमें ये कहेंगे कि बकरी के पास जो एनर्जी है वो रिटर्न होके पेड़ के पास नहीं आ सकती, या फिर भेड़िया के पास जो एनर्जी है वो रिटर्न होके बकरी के पास नहीं आ सकती। इसका मतलब क्या है? कि एनर्जी का जो फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल रहेगा। एनर्जी का फ्लो कैसा रहेगा? यूनिडायरेक्शनल रहेगा। कितने फीचर मैंने आपको बता दिए? अभी तक मैंने 3 फीचर आपको बताए हैं। 3 फीचर बताए हैं, साथ साथ यहाँ पे लिखते भी चले। अगर लिखते चले तो यहाँ पे लिखेंगे भाई कि फीचर क्या है। पहला फीचर क्या बताया? कि इसमें कितने घटक? 2 घटक होते हैं, अजैविक और जैविक।
इसमें दो घटक होते हैं, अजैविक और जैविक। पहला फीचर ये बताया। दूसरा फीचर बताया ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत सूर्य होता है। दूसरा आपको यह बताया कि पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य होता है। ठीक है। तीसरा फीचर आपको बताया, तीसरा फीचर क्या बताया? ऊर्जा का फ्लो, ऊर्जा का प्रवाह कैसा एक दिशीय होता है। एक दिशीय कहते हैं इसको। ऑप्शंस में आपको मिलेगा बहुदिशीय, एक दिशीय, चक्रीय, रिवर्सिबल, ऐसे मिलेंगे ऑप्शन। याद रखेंगे कि फ्लो जो है, फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी ये क्या है? यूनी डायरेक्शनल। फ्लो ऑफ एनर्जी कैसी है? यूनी डायरेक्शनल है। ठीक है। यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी ये कहाँ होती है? इकोसिस्टम में होती है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ये कौन होता है? सन होता है। ठीक है। तो ये तीन फीचर अभी तक आपको बताए हैं, ध्यान रखेंगे। दूसरा अगला जो फीचर है, फीचर नंबर 4, अगला फीचर क्या है? यहीं पे लिख लेंगे सारे फीचर। अगला फीचर जो है वो क्या है? अब आप यहां पर देखोगे कि जब एनर्जी फ्लो हो रही है, यानी जब एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में फ्लो हो रही है, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे? ओपन या क्लोज सिस्टम? आपसे पूछ सकते हैं चार ऑप्शन देके कि पारितंत्र के कौन कौन से विशेषताएं नहीं होती हैं या कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो हम कहेंगे कि भाई पारितंत्र जो है ये एक ओपन सिस्टम माना जाएगा। कैसा माना जाएगा? ओपन सिस्टम माना जाएगा, एक खुला तंत्र माना जाएगा। सर खुला तंत्र क्यों माना जाएगा? भाई जब कोई सिस्टम ओपन होगा तभी तो उससे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि नहीं। अगर क्लोज सिस्टम है तो उसमें एनर्जी ट्रांसफर होने का कोई लॉजिक नहीं होता है। और हमने यहाँ पे देखा कि एनर्जी ट्रांसफर हो भी रही है। एनर्जी जब ट्रांसफर होगी तो इसे कैसा सिस्टम कहेंगे? इट इज अ ओपन सिस्टम, नॉट अ क्लोज सिस्टम। ओके, तो ये ओपन सिस्टम है, ये क्लोज सिस्टम नहीं है। अगला फीचर, अगला फीचर बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। आज हम इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं। सपोज दैट अगर आपने आज से पहले कभी इकोसिस्टम नहीं पढ़ा, तो क्या आपको ये नहीं पता था कि बकरी घास खाती है? क्या आपको ये नहीं पता था कि बाघ जो है वो मांसाहारी है, बाघ जो है जानवरों को खाता है? बिल्कुल पता था। सर ये तो नेचर है। बिल्कुल राइट है। ये क्या है? ये नेचर है। और ये क्या है? नेचर की एक इकाई है। इट इज द डायनेमिक यूनिट ऑफ नेचर। अगला जो फीचर है वो क्या? कि इकोसिस्टम जो है वो नेचर की एक गतिशील इकाई होता है। नेचर को अगर हमें समझना है तो हम इकोसिस्टम को समझकर भी नेचर को समझ सकते हैं। बात समझे कि नहीं? इकोसिस्टम समझकर हम नेचर को भी समझ सकते हैं। सिंपल है। बाघ की संख्या ऑटोमेटिक कम होती है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। नेचुरली अगर हमें नेचर को कंजर्व करना है, अगर हमें इन सब को कंजर्व करना है, पूरी बायोडाइवर्सिटी को अगर हमें कंजर्व करना है, तो हमें बाघ जो हाई प्रीडेटर होते हैं इनकी संख्या ऑटोमेटिक कम होती है, तो इनको कंजर्व करना पड़ेगा। अगर ये कंजर्व हैं तो ये पूरा इकोसिस्टम ऑटोमेटिक कंजर्व रहेगा। लेकिन अगर किसी जंगल से बाघ नष्ट हो जाएंगे तो पूरा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा और फिर वो धीरे धीरे इकोसिस्टम जो है वो नष्ट हो जाएगा। इस तरह से है ये। तो अगला जो फीचर है इसका वो क्या है? अगला फीचर है, यह क्या है? नेचर की इकाई है। इट इज अ यूनिट ऑफ नेचर। पारितंत्र क्या है? ये नेचर की इकाई होती है। ठीक है, ये नेचर की इकाई होती है। पारितंत्र नेचर की क्या होती है? इकाई होती है। ठीक है। अगला अब हम बात करेंगे यहाँ पे, इकोसिस्टम हम पढ़ रहे हैं, फीचर पढ़ रहे हैं, तो हम अगर साइज की बात करेंगे तो साइज की बात करेंगे। इकोसिस्टम, सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा होगा या सबसे छोटा इकोसिस्टम कौन सा होगा? तो ओवरऑल हमने कहा कि पूरी पृथ्वी को हमने एक क्या माना है? बायोस्फीयर माना है। और उस बायोस्फीयर के जो छोटे छोटे पार्ट हैं उनको हमने क्या माना है? इकोसिस्टम माना है। तो लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन सा? तो लार्जेस्ट जो आप देखो लैंडस्केप, वो देखोगे कहाँ है, कौन सा है? तो वो है महासागर। कौन है? महासागर। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि भाई महासागर जो हैं, ओशियंस जो होते हैं, ओशियंस आर क्या होते हैं? लार्जेस्ट इकोसिस्टम का एग्जांपल है, लार्जेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है।
महासागर सबसे बड़े पारितंत्र होते हैं। सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा? आंसर होगा महासागर। सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा? आंसर होगा क्या? आंसर होगा महासागर। आंसर क्या होगा? महासागर। तो सर सबसे छोटा कौन सा होगा? तो सबसे छोटे का कोई लॉजिक नहीं है। सबसे छोटा वो होगा जो ऑप्शन में सबसे छोटा हो। सबसे छोटा वो होगा जो ऑप्शन में सबसे छोटा हो। ध्यान रखेंगे, ठीक है? क्योंकि पारितंत्र का मतलब है बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट से बना एक स्ट्रक्चर। अब मान लो मुझे जो है एक नदी की स्टडी करनी है कि उसमें कौन से जानवर हैं, उसमें क्या क्या है, तो मेरे लिए वो इकोसिस्टम हो गया। मुझे मेरे घर में एक्वेरियम लगा है, मुझे उसकी स्टडी करनी है, छोटा सा एक्वेरियम, तो मेरे लिए वो इकोसिस्टम हो गया। मुझे देखना है कि पानी से भरे गिलास में कितने कैसे बैक्टीरिया हैं, ये कैसे जो है जीवन जीते हैं, कैसे ये सांस लेते हैं, कैसे ये ग्रोथ करते हैं, इस तरह से, तो मेरे लिए वो इकोसिस्टम हो गया। दैट मीन्स स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम का मतलब है ऑप्शन में जो सबसे छोटा हो, या आप जो सबसे छोटा मानते हो तो हम इसमें सिंपली एक वर्ड लिख लेते हैं कि भाई इकोसिस्टम जो है वो जल की बूंद जितना छोटा हो सकता है और महासागर जितना बड़ा हो सकता है। जल की बूंद जितना छोटा, महासागर जितना बड़ा हो सकता है। याद रखेंगे। अगली प्रॉपर्टी है वो ये कि ये स्मॉलर हो सकता है, स्मॉलर एज वाटर ड्रॉपलेट। तो ये हमें समझने के लिए लिख लेना है कि भाई पारितंत्र जो है जल की बूंद जितना छोटा, महासागर जितना बड़ा हो सकता है। क्लियर इतनी बात? ठीक है, समझ गए? तो ये सारे क्वेश्चंस हैं और ये उनकी प्रॉपर्टी हैं। एक बार आप फिर से इसको देख लो। पारितंत्र के कितने घटक होते हैं? पारितंत्र के दो घटक होते हैं, एक है अजैविक और दूसरा है जैविक। ठीक है। पारितंत्र में एनर्जी का मेन सोर्स क्या है? पारितंत्र में एनर्जी का मेन सोर्स सन होता है। ऊर्जा का फ्लो इकोसिस्टम में कैसा होगा? ऊर्जा का फ्लो यूनी डायरेक्शन होगा, ये एक दिशीय होगा, यानी ऊर्जा पेड़ों से किधर जाएगी? पेड़ पौधों से ऊर्जा शाकाहारियों की तरफ जाएगी और शाकाहारियों से ऊर्जा मांसाहारियों की तरफ जाएगी। इसी को बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे? यूनी डायरेक्शनल फ्लो बोलेंगे। और जब एनर्जी का फ्लो होता है, सिंपल, जब एनर्जी का फ्लो होता है तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे कि यह एक ओपन सिस्टम है। ये क्या है? ये एक ओपन सिस्टम है। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि इसमें नेचुरल चीजें हैं सारी की सारी, तो ये एक नेचर की यूनिट मानी जाती है। और फिर हम देखते हैं कि पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा माना जाएगा? तो महासागर को सबसे बड़ा इकोसिस्टम कहते हैं। फिर सबसे छोटा इकोसिस्टम कौन सा माना जाएगा? तो हम बात करेंगे यहां पर कि भाई वाटर ड्रॉपलेट, जल की एक बूंद जो है उसे हम सबसे छोटा इकोसिस्टम मान सकते हैं। हालांकि वो कोई लास्ट लिमिट नहीं है इकोसिस्टम सबसे छोटा होने की, उससे भी छोटी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो एक इकोसिस्टम का निर्माण कर सकती हैं। समझे कि नहीं? यहां तक क्लियर है? अब हम बात करेंगे कि भाई इतना हमने देखा, तो इतने सारे टाइप के इकोसिस्टम हैं, इनमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा? ठीक है, इनमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो आइए लिखते हैं टाइप ऑफ इकोसिस्टम। कितनी कैटेगरी में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं कोई भी इकोसिस्टम को? ठीक है, कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? तो जरा देखते हैं। एक अपना पुराना वाला एग्जांपल ये लेते हैं। देखिए, एक तो कैटेगरी यहां पर ये हो सकती है कि भाई मैंने अभी एक्वेरियम का नाम लिया था, तो मान लो मैंने यहां पर लिख दिया कि यहां पर एक एक्वेरियम है, एक्वेरियम है रखा हुआ, वो मैंने लिख दिया। तो जनरली सबसे पहले दो कैटेगरियां होंगी इकोसिस्टम की। एक होगा नेचुरल, एक नेचुरल इकोसिस्टम होगा, जैसे तालाब है, घास का मैदान है, वन है, मरुस्थल है, महासागर है, ये सब नेचुरल हैं। और मान लो कहीं पर किसी का धान का खेत लगा हुआ है, धान का खेत लगा हुआ है, किसी का धान की फसल लगी हुई है, तो धान का जो खेत है वो भी इकोसिस्टम है। याद रखेंगे। तो धान का खेत जो इकोसिस्टम होगा वो मैन मेड होगा, वो नेचुरल नहीं होगा, क्योंकि उसकी जुताई किसने की? ह्यूमन ने। उसमें पौध किसने लगाई? ह्यूमन ने। ठीक है। धान को किसने उगाया? खाद पानी किसने दिया? ह्यूमन ने। तो जहां पर ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है
ऐसे इकोसिस्टम को हम बोलते हैं कि सर ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, ये नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। ठीक है, तो एक तो दो ब्रॉड कैटेगरी हैं कि भाई एक तरफ है नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरी तरफ है मैन मेड इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर जब हम देखते हैं कि नेचुरल इकोसिस्टम में तो वन भी आ रहे हैं, मरुस्थल भी आ रहे हैं, महासागर भी आ रहे हैं, घास भी आ रही है, तालाब भी आ रही है। कहीं पर अगर मान लो कोई डेल्टा है ना, ऐसे कोई डेल्टा बना हुआ है तो डेल्टा भी आ रहा है, कोई एस्चुरी बनी हुई है तो वो भी आ रही है। तो इनमें से इसकी 3 कैटेगरी की जाती हैं। जो पूरी तरह से स्थल पर मौजूद है, जो पूरी तरह से लैंड पे मौजूद है, उसे कहते हैं, क्या कहेंगे, उसे कहते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, उसे कहते हैं स्थलीय पारितंत्र। जो पूरी तरह से जल का पार्ट है उसे कहते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम, जलीय पारितंत्र। और जो जल में भी है और थल में भी है यानी मिडिल में है तो उसे कहते हैं ट्रांजिशनल इकोसिस्टम, संक्रमणीय पारितंत्र। ठीक है, आइए इसका एक प्यारा सा फ्लो चार्ट बनाते हैं, आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। तो हम बात करेंगे यहां पर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, पारितंत्र के प्रकार की। सबसे पहले इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे तो भाई एक हो जाएगा नेचुरल इकोसिस्टम और एक हो जाएगा मैन मेड इकोसिस्टम। ठीक है, मैन मेड इकोसिस्टम, एक है नेचुरल, दूसरा है मैन मेड इकोसिस्टम, एक है नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम को ही हमें फर्दर क्लासीफाई करना है, इसको। तो एक हो जाएगा आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक हो जाएगा एक्वाटिक इकोसिस्टम, और एक हो जाएगा ट्रांजिशनल इकोसिस्टम। ठीक है, टेरेस्ट्रियल का मतलब स्थलीय पारितंत्र, ये हो जाएगा स्थलीय पारितंत्र, ये हो जाएगा जलीय पारितंत्र और ये हो जाएगा संक्रमणीय पारितंत्र। ठीक है, इस तरह से। अब आइए इनके अंदर लिखेंगे इनके एग्जाम्पल्स। इनके अंदर लिखने वाले हैं हम लोग इनके एग्जाम्पल्स कि भाई कौन कौन इसमें आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन कैटेगरी नहीं, क्वेश्चन एग्जाम्पल से पूछेंगे कि कौन सा स्थलीय है, कौन सा जलीय है, कौन सा मानवनिर्मित है, कौन सा प्राकृतिक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो टेरेस्ट्रियल में कौन आएगा? टेरेस्ट्रियल में आएंगे वन, फॉरेस्ट, इसमें आएंगे घास के मैदान, ग्रासलैंड, घास के मैदान, लैंड वाले देखना है। इसमें आएंगे मरुस्थल, ऐसे ये सब इसमें आ जाएंगे। एक्वाटिक में कौन आ जाएगा? इसमें आ जाएंगे महासागर, इसमें आ जाएंगे समुद्र, ठीक है। इसमें आ जाएंगे कोरल्स, प्रवाल, इसमें आ जाएंगी नदियां, इसमें आ जाएगा तालाब, नदी, तालाब, कोरल्स, ये सब जो हैं कैसे हैं? ये हैं एक्वाटिक। ट्रांजिशनल में कौन आएगा? जो दलदल है वो, इसमें आ जाएंगी वेटलैंड्स आ जाएंगी इसमें आ जाएंगे डेल्टा, इसमें आ जाएंगी एस्चुरीज या मोहाना, ठीक है। तो मोहाना किसे कहते हैं? जब नदी सागर में जाकर मिलती है तो उस प्लेस को ही कहा जाता है एस्चुरीज, मोहाना, ठीक है। ये सब दलदल वाले पार्ट हैं। इसी में मैंग्रोव भी लिख सकते हैं, मैंग्रोव। तो मैंग्रोव भी कैसा है? ये भी ट्रांजिशनल इकोसिस्टम का पार्ट है। अब बात करते हैं अभी मैनमेड में कौन आ रहा है। मैनमेड में कौन आ रहा है, जरा इसको देख लो।
मैनमेड इकोसिस्टम में अब जिसमें ह्यूमन का इंटरफेयर हो, इसमें आ जाएगी कृषि भूमि, कृषि भूमि, कृषि भूमि। कृषि भूमि में अब इसमें धान का खेत, गेहूं का खेत, किसी का भी खेत आ जाए, क्रॉपलैंड हो गया, ये कृषि भूमि हो गई। इसमें आ जाएंगे बगीचे, बगीचा या पार्क। इसमें आ जाएगा एक्वारियम, क्या आ जाएगा, एक्वारियम आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसी में आप देखोगे तो नहर इसी में आ जाएगी, इसी में कुएं आ जाएंगे, कुआं, इसी में जलाशय आ जाएगा, जलाशय, रिजर्वायर, ये सब आ जाएंगे इसमें। समझे कि नहीं, क्लियर है यहां तक, बताओ। तो यहां पर है कि भाई इकोसिस्टम कौन सा मैनमेड होगा और कौन सा नेचुरल होगा, ये कैटेगराइजेशन है। एक बार आप इसको ध्यान से देख लो, मैं साइड में हो गया, ध्यान से इसको सभी लोग देख लेंगे, ठीक है। ये है इकोसिस्टम के टाइप, कौन सा इसमें जलीय है, कौन सा इसमें स्थलीय है, कौन सा संक्रमणीय है, कौन सा मैनमेड है, कौन सा नेचुरल है, ठीक है। कौन सा नेचुरल होगा, ये सारे पॉइंट्स इसमें, सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं। यहां से एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनेगा, बताओ भाई, 4 ऑप्शन मिलेंगे और इसमें होगा कि एक्वेरियम कैसा है, मैनमेड है कि नेचुरल है, धान का खेत कैसा है, मैनमेड है कि नेचुरल है, महासागर कैसे हैं, मैनमेड है कि नेचुरल है। यहां तक कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी इकोसिस्टम में मैंने क्या बताया कि इकोसिस्टम हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। इसी के आगे हम बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे यहां पर कि भाई इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट हैं, कितने कंपोनेंट हैं, उसके 2 कंपोनेंट हैं, ठीक है। तो इकोसिस्टम के जो 2 कंपोनेंट हैं उसमें हम देखेंगे कि भी वहां पर आप देखो कि वहां पर उन कंपोनेंट को भी कैटेगराइज किया गया है, और उन कैटेगराइज करने के बाद यहां पर हम देखेंगे उन वहां से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, वहां से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, ठीक है, संडे, अभी तो एक संडे तो ये है, अभी अगले नेक्स्ट संडे को जो भी डेट पड़े, तो नेक्स्ट संडे जब आएगा तो नेक्स्ट संडे को अपनी एमसीक्यू की क्लास रहेगी। इसी पे बेस्ड हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट संडे को टाइम जो है क्या रहेगा इसका, तो टाइम आपको बता दिया जाएगा, आप रेगुलर क्लास में आओगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप ज्वाइन हो जाओ, वहीं पर इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी। और इसके अलावा जो संडे को एमसीक्यूज हम लोग करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको वहां पता चलेगा कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज करते हुए चलेंगे, कोई टॉपिक हमने पढ़ा उससे कैसे क्वेश्चन आए, इसी तरह से हम लोग चलेंगे, और इसी तरह से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमारी तैयारी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो संडे को एमसीक्यू का सेशन रहेगा। टाइम क्या है, ये टाइम जो है आपको पता चल जाएगा। संडे एमसीक्यू सेशन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, संडे को हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। चलिए, तो हम बात करेंगे यहां पर अब पारितंत्र के घटक की, पारितंत्र के घटक। क्लास देखो बाइलिंगुअल चल रही है, में कोई इशू नहीं आना चाहिए कि भाई हिंदी या इंग्लिश। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ाता हूँ, बाइलिंगुअल ही पढ़ाता हूँ, तो इसीलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग यहाँ पर समझते रहो चीजों। पारितंत्र के घटक हमने देखा कि भाई एक है जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट है। 2 ही घटक होते हैं इकोसिस्टम के, 2 ही कंपोनेंट होते हैं, एक है अजैविक और दूसरा है अजैविक, बायोटिक। अब इनके अंदर जो एग्जाम्पल हैं
उन एग्जाम्पल्स से क्वेश्चन बनते हैं, उन एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इनके अंदर आप देखोगे कि जैविक कंपोनेंट को फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं जैविक कंपोनेंट को। तो इसमें पहला जो होता है तो कहा जाता है प्रोड्यूसर, पहला जो है इसको कहते हैं प्रोड्यूसर। दूसरा जो है कंपोनेंट इसका, इसको कहते हैं कंज्यूमर, कंज्यूमर, कंज्यूमर उपभोक्ता। और थर्ड जो इसका कंपोनेंट है तो कहते हैं डीकंपोजर, डीकंपोजर्स को कहते हैं अपघटक। ठीक है, डीकंपोजर्स या अपघटक इनको कहा जाता है। इसी तरह से इसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है इसमें भौतिक कंपोनेंट, फिजिकल कंपोनेंट, फिजिकल कंपोनेंट। फिजिकल कंपोनेंट में कौन आएंगे, इसकी सबसे अच्छी पहचान है कि फिजिकल कंपोनेंट में वो आते हैं जो ज्योग्राफिकल कंपोनेंट होते हैं। तो फिजिकल कंपोनेंट में आ जाएगा टेम्परेचर, फिजिकल कंपोनेंट में आ जाएगी ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, फिजिकल कंपोनेंट में आ जाएगी विंड, वायु, फिजिकल कंपोनेंट में आ जाएगी स्थलाकृतियां, टोपोग्राफी, ये सब इसमें आ जाएंगी। एक है इसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट कार्बनिक, कार्बनिक या ऑर्गेनिक कंपोनेंट। ऑर्गेनिक कंपोनेंट में क्या क्या आएगा, तो ऑर्गेनिक चीजें जैसे इसमें आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, इसमें आ जाएगी फैट, वसा, इसमें आ जाएगी प्रोटीन, इसमें आ जाएगी ह्यूमस, ह्यूमस, ह्यूमस क्या होती है तो इसको हम पढ़ेंगे जब हम सॉइल पढ़ेंगे। सॉइल एंड सॉइल कंजर्वेशन एक यूनिट दी हुई है, टॉपिक दिया हुआ है फॉरेस्ट्री के अंदर, वो उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहां पढ़ेंगे। दूसरा डिकम्पोजर जब पढ़ेंगे तब भी हम ह्यूमस के बारे में बात कर सकते हैं, एक्चुअली में ह्यूमस क्या होता है। और तीसरा जो कंपोनेंट होता है इसको कहते हैं अकार्बनिक, अकार्बनिक कंपोनेंट। और कार्बनिक कंपोनेंट में आता है जल, वाटर, इसी में आती हैं खनिज, मिनरल्स, इसी में आती हैं गैसें, एटमॉस्फेरिक गैसें, ऑक्सीजन एंड N2, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक गैसें हैं वो इसमें आ जाती हैं। तो ये हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम और ये है बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। बायोटिक कंपोनेंट को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। ठीक है, अब प्रोड्यूसर क्या होते हैं, कंज्यूमर क्या होते हैं और डिकम्पोजर क्या होते हैं, ये हमें समझना। ठीक है, बहुत ही आराम से समझेंगे। इस चीज को हमें समझना है कि भाई प्रोड्यूसर में कौन आ रहा है, कंज्यूमर में कौन आ रहा है और डिकम्पोजर्स में कौन आ रहा है, इसको एक एक करके यहां पर समझेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसको समझते हैं क्या है ये। वही हमें एक प्यारा सा पौधा लेना है, ये हमने पौधा ले लिया और पौधे को खाने वाले जानवर, बकरी या बाघ, चलो इसको समझते हैं। तो अब क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर का मतलब है जो एनर्जी का प्रोडक्शन करें, जो फूड का प्रोडक्शन करें। यहां पर फूड का मतलब होता है ग्लूकोज से। तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा ये प्लांट। क्या करेंगे, प्लांट करेंगे फोटोसिंथेसिस, प्लांट करेंगे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करेंगे ये। और प्रकाश संश्लेषण से क्या बनेगा, तो प्रकाश संश्लेषण से ही बनेगा ग्लूकोज। ग्लूकोज में ही क्या होती है, इसी में होती है एनर्जी ट्रैप। ठीक है, एनर्जी, तो फाइनली एनर्जी बनी यहां से। ये है कि जितने भी फोटोसिंथेसिस करने वाले प्लांट होते हैं उन सबको प्रोड्यूसर कहा जाता है।
ठीक है। प्रोड्यूसर की क्या है कैटेगरी कि ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये अपने फूड का निर्माण खुद ही कर लेते हैं, ठीक है, या एनर्जी का निर्माण खुद कर लेते हैं, इसीलिए इनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। ठीक है, ये सारी कैटेगरी हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे भाई, इन्होंने एनर्जी का निर्माण खुद कर लिया और ये कहलाएंगे क्या, तो ये कहलाते हैं ऑटोट्रॉप्स, ये कहलाएंगे ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ये स्वयपोषी कहलाते हैं, स्वयपोषी कहलाते हैं। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उत्पादक की, उत्पादक की बात कर रहे हैं कि उत्पादक कौन होगा, पहला प्रोड्यूसर कौन होगा, प्रोड्यूसर वो होगा जो एनर्जी का प्रोडक्शन खुद ही करेगा। तो एनर्जी का प्रोडक्शन खुद कौन कर रहे हैं, पौधे कर रहे हैं। ठीक है, पौधे कर रहे हैं। क्या सभी पौधे कर रहे हैं कि केवल ग्रीन प्लांट कर रहे हैं, तो आंसर होगा कि सर जो फोटोसिंथेसिस करेगा वो प्रोड्यूसर होगा। ग्रीन प्लांट ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसीलिए वही प्रोड्यूसर कहलाएंगे, सभी प्लांट्स नहीं। सभी प्लांट का मतलब ये है जैसे मशरूम है, व्हाइट होता है, दिखने में प्लांट के जैसा होता है, लेकिन वो ग्रीन प्लांट नहीं है, तो उसे हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑटोट्रॉप्स हैं, तो इसमें एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि भाई प्रोड्यूसर के एग्जाम्पल क्या क्या है और ऐसे कैसे कैसे क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। देखिए 4 ऑप्शन देकर हमसे पूछ लेंगे कौन सा इसमें प्रोड्यूसर है। तो प्रोड्यूसर क्या है, ऑल ग्रीन प्लांट। तो जब आप क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा तब आपको बड़े ही मजेदार क्वेश्चन मिलेंगे और फिर आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी कि ग्रीन प्लांट कब लगाना है, ठीक है, कब कौन सा लगाना है, ये वाली बात है। ठीक है, तो सभी हरे पौधे जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसीलिए इन सभी हरे पौधों को हम क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर बोलेंगे। पौधों के अलावा जो एल्गी है, एल्गी जिन्हें कहते हैं शैवाल, शैवाल भी क्या करते हैं, शैवाल भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। और एक वर्ड आपको याद रखना है, फाइटोप्लैंक्टन्स, एक वर्ड याद रखना है फाइटोप्लैंक्टन्स, इसको कहते हैं पादप प्लवक, पादप प्लवक। पादप प्लवक जो वर्ड है, पादप प्लवक फाइटोप्लैंक्टन्स ऐसे छोटे पौधे होते हैं जो वाटर की सरफेस पर, अपर लेयर पर तैरते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। इन सबको एक ही शब्द में फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है। बात समझे कि नहीं। तो ऐसे सूक्ष्म पौधे, ऐसे छोटे पौधे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं लेकिन ये वाटर के सरफेस पर तैरते हैं, इनको कहा जाता है फाइटोप्लैंक्टन्स। और ये भी क्या होते हैं, तो ये भी प्रोड्यूसर होते हैं, ये भी प्रोड्यूसर होते हैं। तो ये कहाँ मिलेंगे आपको, तो ये ओशियन के सरफेस पर मिलेंगे, ये समुद्र के सरफेस पर मिलेंगे। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि समुद्र पारितंत्र में उत्पादक कौन होगा, तो अब फिर आप उसमें एल्गी नहीं लगा सकते हो, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। फिर उसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको फाइटोप्लैंक्टन्स ही लगाना पड़ेगा। ये है इसमें पॉइंट। ठीक है, आपको क्या लगाना पड़ेगा, फाइटोप्लैंक्टन्स ही लगाना पड़ेगा। व्हाट इज प्रोड्यूसर, those organisms which produce energy itself is called producer. They are also called autotrophs, they are also called autotrophs. They have the process of photosynthesis, they participate in photosynthesis. ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में। तो हमने बात की किसके बारे में, उत्पादक के बारे में। हमने किसके बारे में बात करी है, ये भी उत्पादक के बारे में बात करी है। तो एनर्जी का प्रोडक्शन हो चुका है, इस एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए कंज्यूमर आएगा, उसका नाम ही है कंज्यूमर। उसका नाम क्या है, उसका नाम है कंज्यूमर। ठीक है, तो ये कंज्यूमर आएंगे तो हम कहेंगे कि भाई कंज्यूमर का मतलब हो गया कि ये सभी, ये सभी। तो ये सभी कौन है, ये सभी हैं उपभोक्ता। ये सभी कौन है, उपभोक्ता हैं। इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, इन्हीं को हम कह रहे हैं कंज्यूमर्स। ठीक है, ये सभी उपभोक्ता हैं और उपभोक्ता दूसरों पर डिपेंड होते हैं भोजन के लिए। तो उपभोक्ता की डेफिनेशन क्या होगा, कीवर्ड इसका, कि ऐसे एनिमल जो फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड हैं उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे कि सर ये उपभोक्ता है। और ये बताओ परपोषी होगा, हेट्रोट्रॉप होंगे ये, तो इन्हें हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं।
ये होते हैं परपोषी। परपोषी का मतलब जो दूसरों पर डिपेंड है। बकरी डिपेंड है पौधे पर, भेड़िया डिपेंड है बकरी पर, और बाघ डिपेंड है भेड़िया पर। एक दूसरे की चेन बना के ये डिपेंडेबल होते हैं, इसीलिए इनको कंज्यूमर कहा जाता है। कंज्यूमर 3 कैटेगरी के हैं। कंज्यूमर को फर्दर 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, और 3 कैटेगरी के हैं। याद रखेंगे कितनी कैटेगरी? 3 कैटेगरी। यहीं पे आप देखो, बकरी को क्या कहेंगे, इस लेवल को क्या कहेंगे? तो कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। ये है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता ये है द्वितीयक उपभोक्ता। ये है द्वितीयक उपभोक्ता। और ये है कौन सा? तृतीयक उपभोक्ता। यह है तृतीयक उपभोक्ता। इसी को कहते हैं उच्च उपभोक्ता। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं? जो अपना भोजन पौधों से लेंगे। जो अपना भोजन पौधों से लेंगे। आप चेन को देखो तो प्राइमरी कंज्यूमर वो होगा जो अपना भोजन पौधों से लेगा। तो ऐसे एनिमल जो पौधों पर डिपेंड हैं उन्हें कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। और प्राइमरी कंज्यूमर ही शाकाहारी कहलाएंगे, क्योंकि ये पौधों से भोजन लेंगे। इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें कहेंगे शाकाहारी। इन्हें कहेंगे हर्बीवोर्स। ये क्या कहेंगे? हर्बीवोर्स कहेंगे इनको। ये शाकाहारी होते हैं। तो जितने भी शाकाहारी एनिमल हैं वो सब प्राइमरी कंज्यूमर में आएंगे। प्राइमरी कंज्यूमर में कौन आ जाएगा? बकरी, हिरण, जिराफ, जेब्रा, हाथी, शाकाहारी एनिमल। तो शाकाहारी एनिमल किस में आते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होगा? सेकेंडरी कंज्यूमर वो होगा जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा। जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएगा। तो एनिमल को खाने वाले कौन होते हैं? तो इन्हें कहते हैं मांसाहारी। ये कौन होंगे? ये मांसाहारी होते हैं। ये मांसाहारी होंगे। ये होते हैं कार्निवोर्स। ठीक है, लेकिन ये इस साइज में छोटे छोटे मांसाहारी कहा जाता है। इनको कहा जाता है छोटे मांसाहारी। और इसके अलावा जो तृतीय उपभोक्ता है, जो उच्च उपभोक्ता है, इसको कहा जाता है उच्च मांसाहारी। ये होता है उच्च मांसाहारी। उच्च मांसाहारी। तो तृतीय उपभोक्ता में कौन आता है? बड़े बड़े जानवर आते हैं इसमें। बाघ आता है, इसमें शेर आता है, इसमें चीता आता है। ये सारे जानवर आते हैं इसमें ये सारे जानवर आते हैं। इसी में देखोगे, इसी में सांप आता है। ठीक है, इसी में बाज आता है, बाज आता है। ये सारे जीव इसमें आते हैं। तृतीय उपभोक्ता में कौन आएगा? तो इसमें भेड़िया आता है, इसमें आता है भेड़िया, इसमें आता है मेढक, इसमें आती है छिपकली। ठीक है, इस तरह से। और इसमें कौन आएंगे? तो इसमें आएंगे टिड्डे, इसमें आएंगे खरगोश, इसमें आएगी बकरी, इसमें आएगा हिरन। इतना समझे कि नहीं? इतना क्लियर है? ऑल क्लियर? ठीक है, तो एक बार आप फिर से समझ लेंगे। एक बार रिवाइज करते हैं, रिवाइज करते हैं, रिवाइज करते हैं, जल्दी से रिवाइज करते हैं। एक बार फिर से समझेंगे कि भाई वापस चलते हैं। पारितंत्र के हम किसकी बात कर रहे हैं? कंपोनेंट। हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो पारितंत्र के घटक, पारितंत्र के बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट, 2 तरह के कंपोनेंट हैं इसके। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर इसका नाम है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, ये 3 टाइप के हैं।
और इसी को फिर हम पढ़ रहे हैं आगे कि भाई कौन प्रोड्यूसर होगा तो जो अपनी एनर्जी का फॉर्मेशन खुद कर ले। एनर्जी का फॉर्मेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो फोटोसिंथेसिस करनी पड़ती है। फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं सर? तो फोटोसिंथेसिस वो करेगा जिसमें क्लोरोफिल होगी। क्लोरोफिल की पहचान कैसे होगी सर? तो क्लोरोफिल की पहचान ऐसे होगी कि जो देखने से हरा लगे, जिसका कलर हरा हो समझ लो वो क्लोरोफिल वाला है, और जो क्लोरोफिल वाला होगा वो फोटोसिंथेसिस करेगा। तो फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं? सभी हरे पौधे करते हैं, हरा है क्लोरोफिल है। एल्गी करते हैं, शैवाल करते हैं, और कौन करते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स करते हैं। सर फाइटोप्लैंक्टन्स कौन होते हैं? समुद्र की सरफेस पर तैरने वाले छोटे पौधे, उन्हीं को कहा जाता है फाइटोप्लैंक्टन्स। इस कैटेगरी में आते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें आता है डाइटम, डाइटम ब्लू ग्रीन एल्गी इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आते हैं। एनर्जी का फॉर्मेशन हो चुका है, इस एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए कंज्यूमर आएगा। कंज्यूमर की 3 कैटेगरी हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर पौधे से अपना भोजन देते हैं सीधे सीधे, इसीलिए इनको कहा जाता है हर्बीवोर्स या शाकाहारी। सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है, इसीलिए इनको कहा जाता है मांसाहारी। और ये भेड़िया और मेढक के एग्जाम्पल आपके सामने हैं। टर्सरी कंज्यूमर क्या है? तो टर्सरी कंज्यूमर के पास चॉइस होती है, इसके पास देखो चॉइस है। टर्सरी कंज्यूमर जो है ये भेड़िया को भी खा सकता है और ये बकरी को भी खा सकता है। तो टर्सरी कंज्यूमर के पास चॉइस है, इसीलिए इसको कहा जाता है टर्सरी कंज्यूमर, क्योंकि ये प्राथमिक उपभोक्ता को भी खा सकता है और द्वितीयक उपभोक्ता को भी खा सकता है। दोनों ही जानवर हैं, और एक जानवर दूसरे जानवर को जब खाता है तो उसे कहते हैं मांसाहारी। ये भी मांसाहारी हैं, ये भी मांसाहारी हैं, ये उच्च मांसाहारी हैं, ये निम्न मांसाहारी हैं, ये छोटे मांसाहारी हैं, ये बड़े मांसाहारी हैं। आई होप आप समझ गए हो मेरी बात को। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो हमने आज इकोसिस्टम में क्या क्या देखा? हमने देखा कि इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, हमने देखा कि इकोसिस्टम के कितने फीचर होते हैं, हमने देखा कि इकोसिस्टम कितने टाइप का होता है। और याद रखना संडे वाली क्लास को नेक्स्ट संडे, इस संडे से जो अगला संडे आएगा, नेक्स्ट संडे को हम इस पे एमसीक्यूज करेंगे। संडे वाला जो दिन है हमारा, हालांकि मेरा प्लान था कि मैं छुट्टी करूं, संडे को छुट्टी रखूं, लेकिन जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, ध्यान रखना इसका। एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक के आसपास इसका एग्जाम हो जाएगा, ऐसी सूचना आ रही है, ये ध्यान रखेंगे। तो उस हिसाब से देखते हुए हमें ढील बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, और 1-2 दिन में इसकी कट ऑफ जारी हो जाएगी। कट ऑफ 1-2 दिन में जारी हो जाएगी कि कौन कौन इसमें सिलेक्टेड है, और मार्च के सेकंड वीक तक हो सकता है इसका एग्जाम हो, या फिर एग्जाम से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आ जाए कि देखिए इस दिन एग्जाम होगा। ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होगा मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक में। तो बने रहिए हमारे साथ, बहुत जल्द ही जो है यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन आने वाली है, तो हमारे साथ रेगुलर बने रहिए। डेली हमारी क्लासेस होती हैं, हमें फॉलो कीजिए। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कीजिए, परीक्षा गुरु कैरियर एकेडमी। आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे, ये पीडीएफ, ये नोट्स जो हैं ये आपको वहां मिलेंगे। ठीक है, इन नोट्स की पीडीएफ वहां मिलेगी, कोई अगर इंफॉर्मेशन है वो वहां मिलेगी, वीडियो का लिंक है वो वहां मिलेगा, तो सारी इंफॉर्मेशन वहां मिलेगी। संडे को कौन से दिन क्लास होगी, टाइम क्या रहेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, और पढ़ते रहिए। और बंद दरोगा बनना इस बार तय है हम लोगों का। थैंक यू गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद साथियों।